आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साझा बयान, दोनों देश मिलकर करेंगे आतंकवाद का खात्मा। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. ट्रंप ने भारत को माना अमेरिका का सच्चा दोस्त, कारोबारी रिश्ते बढ़ाने पर भी दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा में यूएस होगा साझेदार। बैंक शेयरों की मजबूती से डाउ में रिकवरी, लेकिन टेक शेयरों ने नैस्डैक पर बनाया दबाव। एशिया की मिलीजुली शुरुआत और एसजे50 सपाट। जीएसटी से ई कॉमर्स कंपनियों को मिली बड़ी राहत। सरकार ने 1 जुलाई से टीडीएस वसूलने का फैसला टाला। तैयारी के लिए दिया और वक्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर में भी 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की अपील। आईटी दिग्गज इंफोसिस के चेयरमैन आर शेषासाई ने शेयरधारकों को अच्छे रिटर्न्स का दिया भरोसा। एजीएम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर भी की सफाई। और आज बाजार में उतरेगा एक और नया शेयर। सुबह 10 बजे तेजस नेटवर्क की होगी लिस्टिंग। करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। बाजार में है नए हफ्ते की शुरुआत और ये हफ्ता है एक्सपायरी का। और एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से यहाँ पर क्या होगी ट्रेडिंग रेंज, किस तरह करें ट्रेड और क्या है लेवल्स अहम, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की यूएस यात्रा की। जी हाँ, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साझा बयान में आतंकवाद को मिलकर खत्म करने की बात कही है। इसके अलावा दोनों देशों ने कारोबारी रिश्ते बेहतर करने और नौकरियों के मौके बढ़ाने पर भी जोर दिया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया, वहीं पीएम मोदी ने भी भारत की विकास यात्रा में अमेरिका के साझेदार होने की बात कही। आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की 2 विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है। इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी तथा इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन तथा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और उनमें गहनता हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक होगा। चलिए, तो 2 घंटे लंबी बैठक हुई, 3 बार हाथ मिलाए दोनों नेताओं ने, 2 हग्स भी दिए एक दूसरे को। तो मीटिंग तो अच्छी रही, लेकिन H1B वीजा के ऊपर कुछ आउटकम आया नहीं, इसका इंतजार था। तो जो 2 इंडस्ट्री हिंदुस्तान की फार्मा और आईटी बड़ी उम्मीदों से थी कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों की मीटिंग के बाद कुछ बड़े पॉजिटिव संकेत आए, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बात तय है कि अगर इकोनॉमी और देश के लिहाज से देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो संकेत है वो काफी बेहतरीन है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना कि पहले मैक्रो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, फिर माइक्रो सुधरेंगे। तो पहले देश के लिए काफी कुछ अच्छा होता दिख रहा है और उसके बाद हो सकता है जब ये प्यार मोहब्बत बढ़ेगी तो नीचे नीचे जो सेक्टर्स की छोटी छोटी दिक्कतें हैं उन पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी और पॉजिटिव संकेत। बिल्कुल सही बात है।
और आतंकवाद के अगेंस्ट मिलकर दोनों एक साथ खड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है। चलिए इस पर हम और आगे विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एसजीएस निफ्टी का क्या हाल है। ये देखिए थोड़ा सा नर्वस है। अब 9600 के नीचे जाकर निफ्टी ने शुक्रवार को समाप्ति दी थी और आप देखिए लॉन्ग वीकेंड का एक बड़ा फैक्टर भी था। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर अगर आप देखें पिछले 2 दिनों की मिलाकर, खासतौर पर एशिया की, तो हांगकांग कल के दिन देखिए 200 पॉइंट ऊपर था, आज भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। जापान का बाजार भी देखिए इस समय मजबूत है और यूएस में भी कोई खराब संकेत है नहीं, फ्लैट से जाकर बंद हुए हैं, दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्लोबल क्यूज तो स्टेबल दिख रहे हैं। तो ये बताइए फिर भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। पिछला हफ्ता मिड कैप्स की जोरदार पिटाई हुई थी, 2% नीचे जाकर वो सूचकांक की समाप्ति दी। वो थोड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन मुझे लगता है शुरुआत पॉजिटिव होगी भारतीय बाजारों की। 2 दिनों के मिले जुले संकेत देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के बुरे हैं नहीं, और शुक्रवार की जो कुछ बिकवाली हुई उसमें ज्यादा डर शायद ये था कि लंबा वीकेंड है, थोड़ी पोजीशन हल्की कर ली जाए, उस लिहाज से होती हुई दिखी, और वो भी ट्रेडर्स की तरफ से। क्योंकि जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, आंकड़ों में कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो ये लगे कि बड़े फंड्स बेच कर गए हैं। इनफैक्ट आंकड़े पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। तो ऐसे में आज के लिए जो संकेत हैं वो एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से देखने चाहिए, और एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से जिस ट्रेडिंग रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है निफ्टी की 9500 से 9700। वायदा कारोबार के डेटा ये बता रहे हैं कि एक्सपायरी के हफ्ते में बाजार शायद इस रेंज को ना तोड़े, इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड होता हुआ आपको नजर आए। वैसे ही एक्सपायरी वीक की रेंज जो बैंक निफ्टी पर है वो भी क्रिस्टल क्लियर साफ दिख रही है, वो है 23,400 से लेके 23,900 24,000 के आसपास। इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी भी कारोबार करने की संभावना रखता है। जहां तक आज का सवाल है, शायद हम शुरुआत 9,600 के नजदीक करें और 9,600 ही आज का निर्णायक लेवल होगा, यानी कि 25-30 पॉइंट मजबूत खुल सकते हैं हम निफ्टी पर, और फिर वहां पर बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा और वो निर्णायक लेवल होगा और वो डिसाइड करेगा। तो अगर आप 25-30 पॉइंट ऊपर खुल भी जाए लेकिन 9,600 के नीचे ही दिन भर बने हुए हैं तो बहुत ज्यादा तेजी में ना रहे। 9,600 के ऊपर अगर आप टिकते हैं तो फिर आप 50 पॉइंट की और अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। तो 9,600 आज के लिए निर्णायक लेवल होगा। आज की जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आती है 9,550 से 9,650, ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार ट्रेड करना चाहिए। वैसे ही बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है 23,500 से 23,750, ज्यादा से ज्यादा 23,800, ये रेंज है बैंक निफ्टी की जो आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। जहां तक ट्रेड करने का सवाल है, निफ्टी खरीदें 9,550 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपरी स्तरों पर 9,615 और 9,650, ये 2 टारगेट बनते हैं निफ्टी के लिए डे ट्रेडर्स के लिहाज से। तो 9,600 9,615 20 की रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा, या तो वहीं से फिर नीचे आना है या ऊपर की तरफ निकलना है। ज्यादा संभावना फिर अगर आज के लिए देखी जाए तो ऊपर की तरफ की संभावना ज्यादा बनती है, बजाय कि हम गैप से खुलकर वापस फिसले। एक आध फिसलन हो भी गई तो भी उस गिरावट को शायद खरीदा जाएगा। शॉर्ट करना ही है तो 9,650 के ऊपर करें या उसके आसपास करें 9,700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, नीचे की तरफ 50 पॉइंट के फायदे के लिए 9,600 पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटें। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी बेहद अहम लेवल के नजदीक जाकर पहुंचा है और शुक्रवार को 23,500 के लोज बनाए हैं और वही बेहद अहम सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मुश्किल से 40-45 पॉइंट का 23,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए 23,750 के टारगेट के लिए। समाओ बैंक निफ्टी में अब भी हालांकि शुक्रवार को कमजोर तो हुआ है लेकिन शॉर्ट कॉल देने में थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बजाय शॉर्ट करने के बैंक निफ्टी को गिरावट में खरीदारी करना अब भी ज्यादा समझ में आता है और उसकी वजह यह कि सेक्टर्स के तौर पर मैं आज प्राइवेट बैंक्स और मेटल्स, ये 2 सेक्टर पर थोड़ा पॉजिटिव साइड पर हूं। तो मुझे लगता है कि अगर रिकवरी आनी है तो फिर बैंक निफ्टी से अच्छी आ सकती है। बैंक निफ्टी आराम से 23,750 23,800 की तरफ फिर से एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव रहेगा, बायस आज तेजी की तरफ ज्यादा रहेगा। 9,600 9,615 की रेंज में बाजार ज्यादातर वक्त बिताए और उसके पार निकले तो फिर 51 पॉइंट की गुंजाइश ऊपर की तरफ और बनती है। ओके, चलिए अब वागले साहब से पूछते हैं कि वो निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, हफ्ते का पहला कारोबार दिन, रणनीति बाय ऑन डिप्स की या सेल ऑन रैलीज की? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। फॉर अ फर्स्ट टाइम काफी हफ्तों के बाद थोड़ा सा मैं बेयर्स की तरफ झुक रहा हूँ। 95, वैसे निफ्टी का तो रेंज 9550 9650 का ही है 100 पॉइंट का, लेकिन जिस तरह से फ्राइडे को सेलिंग हुई, मुझे लग रहा था कि फ्राइडे को अगर 9550 ब्रेक होता है तो शायद हम और 100-150 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, बट लकीली हमको वो ब्रेक मिला, गैप है तो आज ऊपर खुलेंगे तो फिर ये 100 पॉइंट की
रेंज ही मैं कहूंगा। बैंक निफ्टी की 23,400, 23,750, ये 300 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज है। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे स्ट्रगल करना पड़ा पॉजिटिव स्टॉक ढूंढने में। फर्स्ट टाइम मैं इतनी बार कह रहा था कि मुझे नेगेटिव, सही बात है, हाँ, तो ये उल्टा हो रहा है। तो इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये नहीं कहना चाहता कि हम वन वे कोई भी लेवल पे बेच के वन वे जाएगा, बट हल्का सा थोड़ा सा बेरिशनेस। ऑफ कोर्स मंदी करनी है तो वो 95-50 के नीचे ही करनी है, उसके पहले नहीं करनी, बट इतना मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। तो 2 बल्लेबाज 2 गेंदबाज, हाँ, यानी 2 बाय 2 सेल। यस, चलिए, तो 50-50 है मामला। कौन से वो स्टॉक्स हैं ये हम पूछ के बताएंगे बागले साहब से, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की। शुक्रवार को हमने देखा एफआईआईज फॉर अ चेंज गिरावट में खरीदारी करने के मूड में आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डेटा है हेमंत, और पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में सबसे बढ़िया डेटा है। न सिर्फ कैश मार्केट के 270 करोड़ के, बल्कि आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 900 करोड़ की दमदार खरीदारी, और ये खरीदारी तब हुई जब आप 9,600 के नीचे जाकर बंद हुए। और ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। यही वजह कि आप देखिए डे ट्रेडिंग के तौर पर मैंने 9,550 और बैंक निफ्टी पर 23,500 का लेवल नीचे की तरफ दिया, जो कि बैंक निफ्टी पर कितना 40 पॉइंट नीचे। 40 पॉइंट बहुत छोटा होता है, ठीक बात है। निफ्टी पर भी 20 पॉइंट बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद ये डेटा से जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर यहां से थोड़ी भी और कमजोरी हुई तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की शॉर्ट कवरिंग होगी, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 900 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सेशन में किसी भी एंगल से कम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ साथ कैश मार्केट में खरीदा है। अब जनरली होता है कि कैश मार्केट में खरीदेंगे तो सामने एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स बेचेंगे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स भी 250 करोड़ के बेचे हैं, यानी कि नेट स्टॉक्स में बाएंगे, नेट इंडेक्स में बाएंगे, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। अब पिछले 2 सेशन में जो मार पड़ी है बड़ी बाजार में, या पिछले हफ्ते कहते हैं कि जो मिड कैप्स पर मार पड़ी है, उसकी वजह है कि थोड़ा सा घरेलू फंड्स ने अपने हाथ खींचे। लेकिन शुक्रवार के सेशन में भी कोई आंकड़े बुरे नहीं है उनके। मुश्किल से 46 करोड़ की बिकवाली घरेलू फंड ने की है, जो कि बहुत छोटी कही जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फंड्स को दिक्कत है। अब ट्रेडर्स ने क्या सोचकर बेचा वही जाने, उनकी पोजीशन क्यों कम हुई। लंबा वीकेंड था, या जीएसटी का डर था, या मॉनसून नहीं आ रहा है उन्हें वो लग रहा है। लेकिन इस वीकेंड पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना अमेरिका से कोई खराब कर, और इतनी बेहतरीन बारिश हुई है 3 दिनों का। मतलब 1 जून से 22 जून का आंकड़ा देखिए 4% अबव नॉर्मल रही है। तो जो डर था वो तो खत्म हो गया। और लंबे वीकेंड में इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इतना बेहतरीन मौसम। तो जो ट्रेडर्स बेच के गए उन्हें चिंता करने की बात है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह की गिरावट हुई, जो वागले साहब भी चार्ट्स पर पढ़ रहे हैं कि थोड़े से संकेत कमजोरी के बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी कहीं हम इतने कमजोर हो गए कि मूड खराब ही कर ले। हाँ, ये जरूर है कि 2 हफ्तों से मैं एक चीज देख रहा हूं, दोनों हफ्तों में, यानी दोनों फ्राइडे को जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 9,600 से थोड़ी सी नीचे हुई है। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पर निफ्टी 9,600 को पार नहीं कर रहा है, लेकिन वीक के बाद, मतलब शुक्रवार के बाद तो पूरे हफ्ते निफ्टी 9,600 के ऊपर ही वक्त बिता रहा है। तो आंकड़ों से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े तो बहुत ही मजबूत हैं। ये जीएसटी का जो शोर है ना, यही ट्रेडर्स को परेशान कर रहा है। देखिए, आप तेजी करना चाहते हैं, पता चलता है यहाँ बंद होने वाला है, वहाँ बंद होने वाला है, ये कंफ्यूजन जीएसटी का। तो जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन पर हम विकास सेठी जी से भी बात करने वाले हैं। सेठी जी बिल्कुल तैयार हैं, फिट हैं आज के स्टॉक्स बताने के लिए। लेकिन पहले वागले साहब आपके 2 आइडियाज बताइए, आज शुरुआत के कौन से होने वाले हैं? हेमंत, मैं रिलायंस इंफ्रा से शुरुआत करूंगा। स्टार्ट तो मैं बाइंग आइडिया से ही करूंगा। 495 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 522 के स्टॉप टारगेट के लिए। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के तीनों स्टॉक्स अच्छे थे, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस आरकॉम, बट ये ट्रेडिंग मूव है तो ये समझ ले। दूसरा, मैं सेल के साथ जाऊंगा पीएफसी। पावर स्टॉक्स में मुझे थोड़ी सी मंदी लगती है, पैटर्न थोड़ा निगेटिव है, तो ऑन अ बाउंस बैक ये बेचे। 126 से स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 113। चलिए, पीएफसी बेचें, आर इंफ्रा खरीदें। एक जोड़ी और बाकी है बाय और सेल की, वो कौन सी है पूछते हैं वागले साहब से थोड़ी देर में। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के क्यूज की। क्या संकेत मिल रहे हैं, एक्सपायरी कहाँ होने वाली है इस बार बृहस्पतिवार को? देखिए, पहले जहां तक निफ्टी का सवाल है, एक चीज क्लियर कट है कि 9,500 से 9,700 ये 200 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की एक्सपायरी की हफ्ते की। और एक्सपायरी कहां होनी चाहिए, इसको लेकर बड़ी कश्मकश बनी हुई है तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही ट्रेडर्स की 9,600 के लेवल को लेकर। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 9,600 से 9,700 की रेंज में होनी चाहिए एक्सपायरी, और मंदी करने वालों की कोशिश है, वो मानकर नहीं चल रहे, लेकिन कोशिश है कि ये एक्सपायरी 9,600 के नीचे हो तो बेहतर है। अब होगी या नहीं वो देखना होगा, लेकिन अब भी आप मुझे पूछे तो मेरा रुझान ये है कि एक्सपायरी होने की संभावना 9,600 9,625 के आसपास की ज्यादा बनती हुई दिख रही है अभी तक जो डेटा है उसके मुताबिक। शुक्रवार के सेशन में, ये तो निफ्टी की
की बात हुई। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 23,500 के नीचे होगी, जहां पर हम शुक्रवार को बंद हुए। तो निफ्टी के लिहाज से, एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत नजर आता है। थोड़ी ऊपर की एक्सपायरी होने की संभावना वहां ज्यादा दिखती है। जहां तक शुक्रवार के डेटा का सवाल है, 9 लाख शेयर कम हुए हैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में, 85,000 शेयर कम हुए हैं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में, और दोनों में ही आप देखिए प्रीमियम बढ़कर आई है। कोई वजह नहीं कि आप लंबे वीकेंड के पहले और जब एक्सपायरी का हफ्ता है तो प्रीमियम बढ़ा कर दें। इसका मतलब क्लियर कट है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्रीमियम बढ़ रही है, और एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में है खरीदारी के आंकड़े, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। वहीं तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखी है ट्रेडर्स की तरफ से, और यही वजह कि पुट कॉल रेशियो देखिए 8 बेसिस पॉइंट घटकर 1.1 पर आता हुआ दिखा, यानी कि बाजार हल्के हुए हैं, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। लंबे वीकेंड के पहले, एक्सपायरी के हफ्ते के पहले बाजार जितने हल्के रहे उतना बेहतर है, तो ये एक अच्छा संकेत आया। अब जहां तक सवाल है शुक्रवार के डेटा का, इसमें कोई डाउट नहीं कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स बैकफुट पर पहुंचे हैं, क्योंकि पुट में 9,400, 9,600, 9,700 हर लेवल पर पुट में ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि जिन लोगों ने पुट बेचे हैं, जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई है, वो अपनी पोजीशन कम करते हुए दिखे। वहीं कॉल राइटर्स यानी कि मंदी की पोजीशन बनाने वाले ट्रेडर्स बड़े हावी होते हुए दिखे, और आज 9,600 को निर्णायक लेवल पर चुनने की सबसे बड़ी वजह यह कि अगर शुक्रवार को किसी एक स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया तो वो है 9,600 का कॉल, 17 लाख शेयर। अब आज क्या होगा, जिन लोगों ने शुक्रवार को ये कॉल राइटिंग की है, मंदी की पोजीशन बनाई है, उनके लिए ये जरूरी है कि निफ्टी 9,600 के ऊपर ट्रेड ना करें, क्योंकि 9,600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होगा तो ये कमजोर कॉल राइटर्स है जिन्होंने निचले लेवल पर कॉल बेचे हैं, वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, और 9,600 के ऊपर टिका तो फिर ये 17-18 लाख 20 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है ये कवर होने आएगा, ये निफ्टी को 50 पॉइंट आराम से ऊपर ले जा सकता है। यही वजह कि 9,600 का लेवल सबसे ज्यादा अहमियत वाला है। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, इन डेटा को देखकर धीमे धीमे वो कॉन्फिडेंस हर रोज कम होता जा रहा है कि हम 9,700 को एक्सपायरी के पहले पार करेंगे, और उसकी वजह है कि अब 9,700 के कॉल्स में 82 लाख शेयरों का भारी भरकम इंटरेस्ट हो चुका है, जो कि साइज के लिहाज से काफी ज्यादा है। तो ऊपर के लेवल पर दबाकर कॉल बेचे जा रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि 9,700 पार होने वाला नहीं। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि ये एक्सपायरी का हफ्ता है, दिन 3 ही बचे हैं आज का मिलाकर। ऐसे में एक्सपायरी के हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं, और अगर किसी भी पॉजिटिव ट्रिगर से बाजार ऊपर निकल गया तो जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी तो फिर आप एक्सपायरी को 9,700 के पार भी होते हुए देख सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट्स एक्सेस हैं इस वक्त, लॉन्ग कम है, तो ये ध्यान में जरूर रखें कि बाजार बैलेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात हेमंत जो है, होता क्या है कि 1-2 दिनों की मंदी से लोग पूरी तरह से मंदी में आ जाते हैं, जो कि अब तक बाजार में गलत होता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो इस बार सही होंगे या नहीं, लेकिन अब तक गलत होता हुआ दिख रहा है। इसलिए एक्सेसिव मंदी में ना आए, तेजी करें, लिमिट से करें जितनी कैपेसिटी है, और बाजार आपको बड़े मुंह देने के लिए तैयार होता दिख रहा है एक्सपायरी के हफ्ते में। रियलिस्टिक रहें, ना तो ऑप्टिमिस्टिक हो बहुत ज्यादा, ना पेसिमिस्टिक हो बहुत ज्यादा, रियलिस्टिक रहने का दिन है। और अनिल सही कह रहे हैं, 4 दिन से अनिल जब मार्केट में निफ्टी आप देखिए लाल निशान में बंद हो, थोड़ा लोग टेंशन में आ ही जाते हैं। देखना होगा आज सही केस है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या सेल ऑन रैलीज का। चलिए विकास सेठी जी से भी एक राय लेंगे, उनका व्यू क्या बन रहा है बाजार पर, उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। ध्यान रखिए खबरों के ऊपर उनका पैनी नजर रहती है। लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत बाद आपको बताते हैं कि आज निफ्टी को 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बताते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है। राकेश बंसल जी की राय देखिए आरके ग्लोबल के, कह रहे हैं बेचकर चलिए, 9535 का टारगेट, 9603 का स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर ये कह रहे हैं कि खरीदिए निफ्टी को, लेकिन 9,600 के ऊपर निकलने पर ही, और वो शायद उसके ऊपर आज मौका मिलेगा भी। 9,555 तब होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, और 9,690 के लक्ष्य के लिए। के प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के कह रहे हैं खरीदारी करिए, 3 से 4 दिन का जो व्यू है उनका बहुत ही एग्रेसिव है। देखिए 9,720 का टारगेट दे रहे हैं, 9,550 का स्टॉप लॉस रखिए। वहीं राय अगले एक्सपर्ट की है, वो है वैशाली पारेख की, लेकिन वो बिकवाली की तरफ कह रही है वैशाली की। 9,650 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कीजिए, 9,550 और 9,530 ये 2 हैं लक्ष्य उनके नीचे की तरफ। मोदित गोयल एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कह रहे हैं तेजी करिए, 9,630 का टारगेट, 955 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो 5 में से 2 एक्सपर्ट हैं बेरिश, 3 बुलिश। तो चलिए शुक्रवार की तेज गिरावट के बावजूद बहुत ज्यादा
कमजोरी के ट्रेड नहीं आते हुए दिख रहे हैं, मामला मिला जुला। जो रेंज है निफ्टी की नीचे की तरफ अब जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 9530 से लेकर 9550, ये 20 पॉइंट की रेंज करेगी सपोर्ट का काम। ऊपरी स्टोर पर 9630 से लेकर 9650, ये 20 पॉइंट की रेंज आपके लिए वो होगी जहां जाकर रुकेंगे बाजार। तो इस रेंज को करना है आज आपको ट्रेड। चलिए तो इस रेंज को ट्रेड करिए, लेकिन कौन से शेयरों को आपको ट्रेड करना चाहिए, कहां पर खबरें, आइए आपको बताते हैं 5 का पंच। डॉक्टर रेड्डीज, फाइनली इस कंपनी ने ऑफिशियली ये माना है कि ओबामा केयर की जगह जो नया हेल्थ केयर बिल लाया गया है, इसके चलते कंपनी के कारोबार को अमेरिका में नुकसान होगा और इस नुकसान के होने की संभावना की जानकारी वहां के स्टॉक एक्सचेंज एसीसी को इस कंपनी ने भेजी है। साथ ही नजर रखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर भी। आंध्रा में काकीनाडा में एक स्मार्ट सिटी बन रहा है और देखिए उसके लिए दरअसल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को चुना गया है। वहां पर जो पूरा फाइबर सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, वो दरअसल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बनाएगी। तो इस शेयर में हो सकती है आज तेजी। 30 जून से वायदा कारोबार में 5 नए खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं और खास तौर से ये अच्छी खबर है फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी जैसी कंपनियों के लिए। एक तो इसमें जो चेन्नई पेट्रो है वो शामिल होगा, लेकिन बाकी 4 आईसीआईसीआई प्रू, मनापुरम, रेपको होम और से इंफ्रा, चारों ही एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियां अब वायदा कारोबार में शामिल होंगी। तो आपके लिए ट्रेडिंग के होंगे ज्यादा मौके। लाओपेला इसकी एफआई निवेश सीमा 24% से बढ़ाकर 35% हो गई, तो हेडरूम ज्यादा मिलेगा एफआईएस को इस कंपनी में निवेश करने के। देना बैंक, विजया बैंक और कैनरा बैंक, इन तीनों के मर्जर की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले कैनरा बैंक और पहले देना और विजया का मर्जर होगा, फिर विजया और फिर इनको कैनरा बैंक में मर्ज किया जाएगा और विलय के लिए तमाम बैंकों में बातचीत जारी है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब। आप दोनों का ही स्वागत है एक बार फिर से। सेठी साहब, अब शुरुआत आपके साथ की जाए। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी लिस्ट में जहां आपकी राय है खरीदारी या बिकवाली की? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। आज वैसे तो मैंने 6 स्टॉक की लिस्ट भेजी है आपको, जिसमें 6 में खरीदारी करने की राय है। तो मैं पहले 3 स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा। जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा जेपी एसोसिएट्स का। ये ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में हमने इस स्टॉक में और रादर पूरे ग्रुप में एक अच्छी तेजी देखी है बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, जैसे कि इनके डेट को रिकास्ट करने की मंजूरी मिली है। फिर हाल ही में लैंडर्स ने इनके जो लैंड बैंक है उसको भी मोनेटाइज करने के लिए परमिशन दिया है। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जो डील हुई है उसका भी अब क्लोजर के आसपास ही है। बट ओवर द वीकेंड जो ये नया ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट को मंजूरी दी है सरकार ने, उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी पूरा एक ग्रुप होगा। तो मेरी राय में जेपी एसोसिएट्स में आज भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये फ्राइडे को खराब बाजार में भी बहुत अच्छा चल चुका है, बट आज भी मुझे लगता है इसमें तेजी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा कावेरी सीड्स का। इस स्टॉक में भी बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखा जा रहा है। ये स्टॉक भी एक तो अच्छा मानसून जो रहेगा उसका एक बेनिफिशियरी होगा, और उसके अलावा जो ये जो फार्म लोन वेवर हो रहे हैं उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो एग्री स्टॉक्स है, जैसे फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी, सीड्स बनाने वाली कंपनीज, इनमें देखने को मिलना चाहिए। और उसमें कावेरी सीड्स मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये भी अच्छा करना चाहिए। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एनबीसीसी का। ये एक बहुत ही अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी को लगातार बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सरकारी कंपनी है, डेट फ्री है। और हाल ही में हमने सुना भी था कि महाराष्ट्र में भी ये बॉम्बे में धारावी के प्रोजेक्ट को भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो उसमें भी एक इसको ये काम मिल सकता है जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो मेरी राय में एनबीसीसी में भी इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो जेपी एसोसिएट्स, कावेरी सीड, एनबीसीसी। भाई ये जेपी एसोसिएट्स पर वागले साहब भी बहुत बुलिश हैं। क्या हैं उनके टारगेट्स, उनसे पूछकर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और भी काफी सारे स्टॉक आइडियाज हैं। विकास सेठी जी ने 3 बताए, 3 अभी बाकी हैं। ये सब एक्शन होने वाला है ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। संदीप वागले साहब, विकास सेठी हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एफआई ब्रोकरेज हाउसेस की। खासतौर पर बैंक्स पर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये सब रिपोर्ट्स लेकर आई हैं मेरी सहयोगी हर्षदा। बताइए कहां नजर है आपकी? बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, एचडीएफसी और येस बैंक पर काफी बुलिश, और इन दोनों बैंकों में इनका यही मानना है कि रिटेल एक्सपोजर और साथ ही साथ एसएमईज का जो एक्सपोजर है
उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा फायदा अगर इन दो सेक्टर्स में देखने को मिलता है तो इन दोनों बैंक्स को ही फायदा मिलेगा। ये लीडर्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेस के एट द मोमेंट, इसीलिए एचडीएफसी बैंक पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपना टारगेट बढ़ाया है। 2000 का टारगेट अब एचडीएफसी बैंक पर आ रहा है। और साथ ही साथ येस बैंक पर आप देखिए टारगेट जो है वो करीब 2200 का आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही अग्रेसिव टारगेट येस के लिए आता हुआ। इसके अलावा कुछ और दिग्गजों पर रिपोर्ट्स भी हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन ग्रासिम पर एक कॉल दे रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप में रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आने के बाद ये रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरवेट कॉल है ग्रासिम पर। टारगेट मैं आपको पहले बता दूं 1350 का है, पहले इन्होंने 1250 का टारगेट दिया था। आदित्य बिरला कैपिटल की अगस्त एंड में लिस्टिंग होने वाली है, जिसमें ग्रासिम 57% शेयर होल्डिंग रखेगा। और इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के बाद ग्रासिम के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए जेपी मॉर्गन एक ओवरवेट का कॉल दे रहा है ग्रासिम पर और 1350 का टारगेट है। वहीं मारुति की भी रफ्तार और मजबूत होने की पूरी संभावना है एचएसबीसी के लिए। इन्होंने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट 7800 का आया है। उनको लगता है सीजीआर वॉल्यूम ग्रोथ 10% देखने को मिलेगी अगले 3 सालों में, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आएगा स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए भी। 3 प्रोडक्ट्स यहां पर ऑरोबिंदो फार्मा भी लॉन्च करने वाला है। जेफरीज ये कह रही है कि उस बेसिस पर 5% का वो एक ईपीएस अपग्रेड दे रहे हैं FY18 के लिए। टारगेट ऑफ कोर्स औरो फार्मा पर 780 का है, पहले 750 का टारगेट दिया था। तो ये फिलहाल कुछ बिग बॉयज हैं जो रेडार पर रहेंगे इन रिपोर्ट्स के बल पर। ओके, तो दिग्गजों में ढेर सारी रिपोर्ट्स, लेकिन इनके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं हर्षिता आपके पास। बात औरोबिंदो फार्मा से। जी हाँ, जैसे अनिल मैं अभी बता रही थी कि जेफरीज ने 780 का कॉल दिया है, लेकिन मेटल्स रेडार पर रहेंगे, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने एल्यूमिनियम सेक्टर पर एक कॉल दिया है। उनका मानना है कि कंस्ट्रक्टिव बिजनेस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, और वेदांता और हिंडाल्को दोनों पर ही एक ओवरवेट का कॉल है। मॉर्गन कह रहा है कि वेदांता का टारगेट होना है 310 का। पहले याद रखिए 329 का टारगेट था, तो थोड़ा सा वो ट्रिम कर रहे हैं अपने टारगेट को, लेकिन उनको लगता है वेदांता सबसे बढ़िया परफॉर्मर रहेगा इस पर्टिकुलर बिजनेस में। वहीं हिंडाल्को के लिए जो फ्री कैश फ्लो कंपनी के हाथ दिखाई देगा वो फोकस में रहेगा, और वही ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है। इसीलिए 241 का यहां पर टारगेट आया है हिंडाल्को की ओर से। जेपी मॉर्गन का पॉजिटिव आउटलुक है स्टील पर। टाटा स्टील के लिए FY19 अर्निंग के बेसिस पर 690 का टारगेट, और अगर एक और साल एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो 1110 का टारगेट आ रहा है। और JSW स्टील एक प्रिफर्ड पिक रहेगी 225 के टारगेट के लिहाज से। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स फिर से रेडार पर आ रहा है, और गोल्डमैन सैक्स की यहां पर रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है, बाय का कॉल दे रहे हैं। टारगेट यहां पर है 2738 रुपए का। उनको लगता है मार्जिन्स करीब 750 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, और 18.7% जो प्रेस्टीज ब्रांड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है कंपनी के, वहीं से अर्निंग्स ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स है जिस पर आज कुछ एक्शन बनता दिखाई दे सकता है। हर्षदा, टाटा स्टील पर जो आपने बताया 690 के बाद जो दूसरा वाला टारगेट 1110 FY20 अर्निंग्स पर 1110 का इन्होंने टारगेट दिया है। FY20 यानी कि 3 साल आगे, FY18, 19, 20। ओके, तो अभी तक 4 डिजिट में किसी ने बात नहीं करी। पहले ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो साफ तौर पर टाटा स्टील के लिए 4 डिजिट का टारगेट दे रही है। शुक्रिया हर्षदा आपका इस धांसू रिपोर्ट के लिए। ये कहूंगा वागे साहब, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा स्टील, दोनों चार्ट्स देखकर बताइए आपको कैसा लगता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो फोकस में रहेगा ही। अच्छा, पंजाब में भी देखिए रेस्टोरेंट्स हाईवेज पर जो थे वहां पर लिकर सर्व करना अलाउ कर दिया गया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसा लगता है आपको, टाटा स्टील कैसा लगता है? हेमंत, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो मोमेंटम एक आध महीने पहले जब हमने बात की थी, जब वो 2500 तक गया था, उतना मोमेंटम नहीं है। Okay. लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय करना है तो ये सही स्टॉक है। मतलब अभी 2200 है, 2100 तक आ सकता है, ये नहीं हो कि वन वे चलेगा। लेकिन टाटा स्टील, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये गिर ही नहीं रहा है। जब मार्केट गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे लगता है जब तक ये 480 के ऊपर रहेगा, मुझे लगता है ये बाय करके लॉन्ग टर्म, और ये जो 4 डिजिट का टारगेट है, मेरा व्यू इतना तो नहीं है, बट मैं 550 का ट्रेडिंग टारगेट की मैंने बात की, और फिर 650-700 तक का मेरा व्यू बनता है एक साल में। बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पर दिखती है। मेटल्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ फिर विकास, आपको क्या पसंद है, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, तीनों में से?
देखिए अनिल जी, वैसे तो मुझे मेटल एज ए सेक्टर ही अच्छा लगता है। जिस तरह के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह के प्राइसेस में भी एक फर्मनेस देखी जा रही है, मुझे लगता है पूरा सेक्टर ही अच्छा करना चाहिए। बट ये जो तीनों स्टॉक आपने नाम लिया, उसमें अगर मुझे अभी कोई चूज करना पड़े तो आई वुड लाइक टू गो विथ वेदांता। मुझे लगता है जिस तरह की एक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अगर आप ने ध्यान दिया हो तो फ्राइडे को कमजोर बाजार में भी वेदांता में एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। और मुझे लगता है जिस तरह से वेदांता की बैलेंस शीट में भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है आफ्टर पोस्ट द मर्जर विथ केन इंडिया, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और मुझे लगता है इन लेवल्स पे वेदांता को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ से इसमें 300-350 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, सुपर्ब शेयर रहने वाला है वेदांता स्टॉक पर, रखिएगा नजर। ये जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है और टाटा स्टील भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। औरबिंदो फार्मा पर भी बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जिस तरह से इनकी यूनिट 7 को क्लियरेंस मिली है। लेकिन पहले बात करते हैं सुमित बगड़िया जी से, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुमित आपका CNBC आवाज पर। बताइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, क्या लग रहा है एक्सपायरी कहाँ होगी? हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। वेल, आज CMP पे बाय देने वाला दिन नहीं है। आज थोड़ा सा कंडीशनल कॉल लेना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर। इमीडिएटली अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो कल के जो हमने फॉल देखे थे, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के जो हमने फॉल देखे थे मार्केट्स में, उसको देखते हुए CMP पे कन्विक्शन बाय नहीं बन रहा है। निफ्टी की अगर लेवल्स की बात करते हैं तो आई थिंक जब अब दोबारा निफ्टी 9620 के ऊपर स्पॉट लेवल्स के हिसाब से जाता है तो हमें फ्रेश बाइंग लेनी चाहिए। जब तक ये लेवल्स एक बार नहीं टूटते तब तक बाइंग में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और लोअर लेवल्स का वेट करना चाहिए। नीचे में 9500 फाइनल सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर वो लेवल टूटे तो फिर हमको शायद निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है। 9500 जब तक टूटता नहीं है तब तक निफ्टी की ओवरऑल रेंज 9500 और 9700 ये रहने की उम्मीद है। इमीडिएटली फ्रेश बाइंग 9620 के ऊपर करनी चाहिए, अदरवाइज लोअर लेवल्स का बाइंग करने के लिए वेट करना चाहिए। सेम इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर भी कल के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक फॉल देखा था। उस फॉल को देखते हुए शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें नीचे में 23300 23200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर भी फ्रेश बाइंग 23700 के ऊपर करनी चाहिए। अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं आज के सेशन में या कल के सेशन में तो हमें बाय अबव ये दोनों लेवल करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बैंक निफ्टी में 23500 का और ऊपर में टारगेट हमें 24000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज का दिन थोड़ा कंडीशनल कॉल के लिए है। ओके, कंडीशनल कॉल है आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेवल से खरीदें, लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं जो आप खुलने के बाद खरीद सकते हैं, बताएंगे आपको FNO की टॉप ट्रेडिंग पिक सुमित बगड़िया की इस छोटे से पिक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, सुमित बगड़िया और विकास सेठी भी। चलिए अब लेते हैं सुमित की टॉप ट्रेडिंग पिक। सुमित जी बताइए, वायदा कारोबार के कौन से शेयर चुने आज आपने, तेजी करेंगे? अनिल जी, मिक्स्ड कॉल्स है, एक बाय का है एक सेल का है। पहला स्टॉक सेल की तरफ ले लेते हैं। IOC के अंदर हमें कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिल रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वीकनेस हमें और भी देखने को मिल सकती है। शायद नीचे में हमें 360 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट लेवल से कोई 3-4 रुपए का अगर उछाल मिलता है तो सेलिंग व्यू के हिसाब से काम करना चाहिए। ऊपर में स्टॉप लॉस 395 और नीचे में टारगेट 360 आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए कॉल है। दूसरी तरफ बाय साइड में बैंकिंग स्टॉक में ICICI बैंक, जो कि पिछले कई दिनों से हमें कंटिन्यूसली बाय में ही दिख रहा है और अभी भी प्रेजेंट लेवल्स पे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से इसके अंदर भी रिकवरी देखी थी। इमीडिएटली ICICI बैंक के अंदर 290-291 के आसपास बाय करें, 284 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट टारगेट 300 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होते हैं लेवल्स तो हमें 310 के लेवल्स आने वाले हफ्ते भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय साइड में ICICI बैंक। बिल्कुल, चलिए, तो ICICI बैंक, JP एसोसिएट्स की दिक्कतें सॉल्व होंगी तो ICICI बैंक को भी फायदा होगा। हमारे एक और मेहमान इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे भी जानेंगे कि उनको कौन से शेयर पसंद है। लेकिन पहले जानते हैं विकास सेठी जी के बाकी के 3 ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज कौन से हैं। JP एसोसिएट्स, कावेरी सीड, NBCC पर तो आप बुलिश हैं, इसके अलावा बाकी के 3 स्टॉक्स बताइए। देखिए हेमंत, जो बाकी के भी 3 स्टॉक्स मेरे बाई साइड पे हैं, उनमें से जो 2 स्टॉक्स हैं वो तो ADAG ग्रुप के हैं। फ्राइडे को इस ग्रुप, ये पूरा ग्रुप के सभी स्टॉक्स फोकस में थे और इनमें खास करके रिलायंस कैपिटल, जहां पे जो आने वाले दिनों में ये जो रिलायंस होम फाइनेंस का जो बिजनेस है उसको डीमर्ज करने के फिर लिस्टिंग करने की बातें हो रही है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अगर हेमंत आपको ध्यान हो तो पिछले मंगलवार को भी आपके इस शो में मेरी जो टॉप पिक थी उसमें रिलायंस कैपिटल था, जो कि उस समय
611 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था और फ्राइडे को शायद 651 के आसपास बंद हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पे इससे भी और एक तेजी देखी जा सकती है। तो आई वुड हैव अ बाय कॉल ऑन रिलायंस कैपिटल। जो दूसरा स्टॉक है एडीएजी ग्रुप का वो रहेगा रिलायंस डिफेंस। यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है और जिस तरह से डिफेंस पूरा सेक्टर ही फोकस में है, खास करके मोदी जी की जो यूएस की यात्रा हो रही है उससे भी एक काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ये सब देखते हुए प्लस जिस तरीके से इस कंपनी ने भी हाल ही में कई बड़ी कंपनियों के साथ करार किए हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक रीरेट होने की कगार पे और यहाँ पे तेजी देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है रिलायंस डिफेंस को भी खरीदना चाहिए। और जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो रहेगा एक कंट्रारियन बेट है। स्टॉक बहुत ही पिटा था फ्राइडे को, कंपनी का नाम है फोर्टिस। इसमें जो खराब खबरें थी कि आईएचएच ने अपने जो स्टेक खरीदने की को खंडन किया था, तो उसके ऊपर स्टॉक में हमने 13-14% की गिरावट देखी। बट मुझे लगता है दिस स्टॉक वाज बीटन डाउन मोर देन वारंटेड और मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टॉक में वैल्यू बनती है। जिस तरह के एक तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके जो स्टेक सेल के रास्ते को क्लियर कर दिया है, इसके अलावा तो मुझे लगता है और कोई शूटर आ जाएगा। कई पी फंड से भी बातचीत चल रही थी तो वो भी आ सकते हैं। और उसके अलावा जो अंदर एक डायग्नोस्टिक बिजनेस है एसआरएल डायग्नोस्टिक, वो भी डीमर्जर होना है तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिहाज से डिलीवरी की तौर पे इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। और आज भी मुझे लगता है ये परसों की गिरावट के बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। ओके, तो इंटरेस्टिंग। फोर्टिस हेल्थ केयर फंडामेंटल राय अब खरीदारी की आती हुई दिख रही है, लेकिन निवेश के लिहाज से यहाँ पर आप मौके ढूंढे। कुणाल सरावगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूछते हैं कुणाल से भी उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। गुड मॉर्निंग कुणाल, स्वागत है आपका एनबीसी आवाज पर। बताइए सर, कौन से शेयर हैं आपकी लिस्ट में? मॉर्निंग अनिल जी, देखिए दो काउंटर्स जिसमें मुझे लगता है कि आज खरीद करके फायदा होगा। इसमें सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और जिस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप है मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 1800 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 1760 के पहले लक्ष्य से खरीदें, 1660 पे स्टॉप लॉस रखने की राय है। जेपी एसोसिएट जिसमें हमने शानदार मूव देखा था फ्राइडे को, मुझे लगता है कि आज भी फॉलो थ्रू बाइंग आपको देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट्स पर इसने एक बहुत क्रिटिकल लेवल यानी कि 16 साढ़े 16 के लेवल्स को पार किया गए सप्ताह में। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से 22 तक चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो 1950 का टारगेट रखें, 18 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीद के रहे। जेपी एसोसिएट 14% शुक्रवार को तेजी दिखा रहा था, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वागले साहब भी इसके ऊपर बुलिश हैं। वागले साहब, आप भी अपने टारगेट्स बताइए, आपके क्या हैं आज के लिए टारगेट्स? मैं पहले स्टॉप लॉस बताऊंगा। 16.5 का मैंने आई थिंक बुधवार पहले स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि हमने बुधवार को सबसे पहले बात की थी, अनिल जी ने स्पॉट किया था। बुधवार और गुरुवार को आई थिंक दोनों दिन हमने बात की थी, तो लेवल्स 15 साढ़े 15 थे और चार्ट्स में हमारे अभी आया है जो कि 18 साढ़े 18 जो भी लेवल है। तो पैटर्न अभी कंफर्म हुआ है अनिल जी की दिव्य दृष्टि। नहीं, तब हम बात कर रहे थे जिनके पास डिलीवरी पड़ी है जल्दबाजी न करे, आप तभी कह रहे थे 22 रुपए। बिल्कुल, और तभी मैंने 13 का स्टॉप लॉस दिया था। तो अभी वो इसके लिए मैंने पहले स्टॉप लॉस की बात की कि उन्होंने जब होल्ड किया या ऐड किया, लेकिन अभी बाय करने के भी संकेत आ रहे हैं। तो 16.5 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2250। मुझे लगता है ये 3-4 दिन में आ सकता है और परसेंटेज वाइज है काफी बड़ी। नहीं, इसमें ये बताइए कि खरीदने की जगह कौन सी सही है, क्योंकि क्या है आज ये बैन में आ गया। 2 दिनों से हमने इतना स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि बैन में ही आ गया स्टॉक, तो अब थोड़ा नीचे आ सकता है बैन में आने के बाद। तो जिन लोगों को फ्रेश एंट्री करनी हो, क्या लेवल ठीक होगा जहां एंट्री करनी चाहिए? अनिल जी, आपको याद होगा हम बीएमएल की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, वो बैन में था, फिर भी वो वन वे चला था। तो मुझे लगता है शायद ये ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एफएनओ में शायद नहीं चले और एफएनओ में इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है। तो खरीदने की सही जगह 18-20 यही लेवल है, बहुत ज्यादा ये गिरने वाला नहीं है। ठीक बात। और मेरा लास्ट स्टॉक है सेल इन एस्कॉर्ट्स, जो 696 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 648। ओके, तो जेपी एसोसिएट विकास जी को पसंद है, कुणाल जी को पसंद है, वागले साहब को पसंद है और सुमित को शायद पूछ लो तो वो भी हाँ ही कर देंगे। तो अब और हम तो पिछले हफ्ते से पसंद कर ही रहे हैं। तो चलिए, जेपी एसोसिएट में अच्छा मूव, बैन में जरूर आया है आज शेयर, तो देखते हैं क्या कुछ एक्शन होता है। गिरावट में मौके खरीदारी के होंगे, लेकिन खरीदारी के मौके और बाकी कई सारे स्टॉक्स में जहाँ खबरों के दम पर आज दिखने वाला एक्शन। फार्मा शेयरों की बात करेंगे, खासतौर से औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा का नाम आती है और खासतौर से जब पॉजिटिव खबर हो तो वागले साहब की चमक चेहरे की देखने लायक होती है। तो पूछेंगे इस ब्रेक के बाद कि औरोबिंदो फार्मा में जो बड़ी खबर आई है उसके दम पर कितनी तेजी आज और बन सकती है, इस ब्रेक के बाद।
और अब फोकस करते हैं उन फार्मा शेयरों पर जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। औरोबिंदो फार्मा वीकेंड पर बेहतरीन खबर आई है औरोबिंदो फार्मा के लिए कि इनकी एक यूनिट को यूएसएफडी की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन के बाद कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ क्लीन है। और अच्छा, इसका मेरे ख्याल से यूनिट 11 है और इसका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनके कारोबार में। और कोई वंडर नहीं, पिछले हफ्ते जिस तरह से स्टॉक मजबूती दिखा रहा था, यूनिट 7 हाँ, तो पिछले हफ्ते जिस तरह का एक्शन, वो हफ्ते भर का चार्ट दिखाइए, ये तो शुक्रवार का तो डे हाई पर जाकर बंद हुआ ही है। और हम लगातार पिछले हफ्ते से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे, कह रहे थे देखिए तेजी बन रही है, तेजी बन रही है। और 660 के ऊपर ये बंद नहीं होता था, 600 से 670 नॉन स्टॉप 10% की तेजी बनी। लेकिन उसके बावजूद क्या अब भी और तेजी बनेगी, ये बड़ा सवाल है। कुणाल जवाब दीजिए चार्ट्स देखकर, क्या यहाँ से और कितना भागेगा? देखिए, चार्ट्स पर अगर अनिल जी देखें तो दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो देखिए एक डबल टॉप का पैटर्न इसके वीकली चार्ट पे बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो 700 का रीजन है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस होने जा रहा है। 710 715 के आसपास वैसे भी इस काउंटर में एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि 700 के रीजन में अगर ये काउंटर आता है तो एक बार के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि इसमें सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आएगा। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस काउंटर को लेकर के नहीं हूं। मुझे लगता है कि इसमें आपको और कुछ आज तेजी बनते हुए दिखती है। 700 710 के लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। 700 710 में भी 5% तो हो ही जाएगा, 5-6% तो बहुत है। तो इस खबर के दम पर हो भी सकता है। खबर बड़ी है, पॉजिटिव है। और जेफरीज की रिपोर्ट भी आज मैं देख रहा हूं 780 के लक्ष्य के साथ औरोबिंदो फार्मा पर आई है। वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के उस पार शुरू होगा आपके लिए भारतीय बाजारों का भरपूर एक्शन। देख लीजिए किस तरह का कारोबार एसजीएक्स निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है। आपको लगेगा कि सुस्ती है, 4 पॉइंट नीचे, लेकिन 15 पॉइंट के प्रीमियम निकालिए तो 9600 के आसपास हम शुरुआत होने के संकेत देख रहे हैं शुक्रवार की क्लोजिंग के मुकाबले में। तो पॉजिटिव शुरुआत तो होगी 9600 के अहम और निर्णायक लेवल के आसपास। उसके बाद किधर जाएंगे, यह है बड़ा सवाल। लेंगे उसका जवाब भी। इस बीच दुनिया भर के बाजार हरे निशान में कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन, रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से बाजार का भरपूर एक्शन। तो बने रहिएगा हमारे साथ पहला सौदा में।